आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और एक बार फिर हमें उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद करना है जो इस वक्त अपनी जान की फिक्र किए बिना इस महामारी के खिलाफ हमारी रक्षा में जुटे हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार की आक्रामक रणनीति जारी है, लेकिन सरकार की इस रणनीति का असर तभी दिखेगा जब आपका योगदान इसमें होगा। जी हां, आपके योगदान की सख्त जरूरत है। इस वक्त लॉकडाउन में हमें अपना संयम बनाए रखना है, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, लेकिन जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे भी आना है। आधे से ज्यादा सफर हम तय कर चुके हैं, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है और इसीलिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। देश भर में जरूरी सामान की आपूर्ति जारी है। बस आपको अपने घर में ही रहना है और दूरदर्शन के माध्यम से रखनी है कोरोना पर कड़ी नजर। तो इस विशेष कार्यक्रम कोरोना पर नजर पे मैं हूं जया सिन्हा और सबसे पहले कोरोना फास्ट न्यूज। कैबिनेट का अहम फैसला, सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% कटौती के लिए लाया जाएगा अध्यादेश। सांसद निधि को किया 2 साल के लिए स्थगित। कोविड-19 से निपटने में उपयोग की जाएगी ये राशि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल स्वेच्छा से कम वेतन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। कम संक्रमित इलाकों में पीएम ने विभागों को कारोबार निरंतरता योजना पर काम करने के लिए कहा। गरीब कल्याण योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने पर दिया जोर। ग्रामीण क्षेत्रों में आरोग्य सेतु ऐप को लोकप्रिय बनाने के दिए निर्देश। देश में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामले बढ़कर हुए 4,421। 326 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। देश में कोरोना से 114 लोगों की मौत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और कोरोना वायरस मामलों से निपटने वाले डॉक्टरों के वेतन में 20% बढ़ोतरी की घोषणा की। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। संक्रमण के मामले 13 लाख के पार। मरने वालों का आंकड़ा 74,000 से अधिक। जापान में कोरोना वायरस से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा के साथ ही सबकी नजरें आज होने वाली $1 ट्रिलियन प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आईसीयू में किया गया भर्ती। WHO ने कहा लॉकडाउन का हो रहा है प्रभाव। कहा प्रतिबंधों को उठाने के लिए डेटा आधारित कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण की आवश्यकता। स्पेन में कोरोना वायरस से मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज। इटली में नए मामलों की संख्या में कमी। दक्षिण कोरिया में 50 से कम नए मामले। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का संदेश विश्व स्वास्थ्य दिवस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन आइए हम ये भी सुनिश्चित करें कि हम सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करें जो हमारे स्वयं के जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन की रक्षा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये दिन हमें साल भर व्यक्तिगत फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करने की और प्रेरित करेगा, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आइए हम न केवल एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करें, बल्कि उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जो बहादुरी से कोविड-19 खतरे के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। और सबसे पहले भारत में कोविड-19 के मामलों के क्या आंकड़े हैं, आइए आपको बता देते हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़कर 4,421 हो गए हैं, जिनमें से 1400 ज्यादा मामले इस वक्त जमात से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना से सक्रिय मामलों की संख्या 3,981 है।
326 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं, अपने घर चले गए हैं। साथ ही साथ देश में कोरोना से अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि 25,000 से ज्यादा तबलीगी जमात के कार्यकर्ताओं और उनसे संपर्क में आने वाले लोगों को इस वक्त क्वारंटीन किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक हरियाणा के 5 गांवों को इस वक्त सील कर दिया गया है और 1750 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो 326 मरीज इस वक्त ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना से मौत की बात करें तो इस वक्त 114 लोगों की इस संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सोमवार को ही बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने अगले 2 साल तक सांसद निधि का पैसा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस साल 1 अप्रैल से यह फैसला लागू होगा। एमपी लैड को अब 2 साल के लिए स्थगित किया जाएगा, यानी 20-21 और 21-22, और हर सांसद के जो 2 वर्ष के सांसद निधि है वो 10-10 करोड़ रुपए वो भी देश के कंसोलिडेटेड फंड में जमा होंगे। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सांसद अगले 1 साल तक 30% कम सैलरी लेंगे और इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल भी शामिल हैं। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी अनेक राज्यों के राज्यपाल और इन सब ने भी स्वेच्छा से अपने तनख्वाह में 30% कटौती करने का लिए पत्र दिए हैं। तो प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद भी 1 साल के लिए 30% वेतन कम लेंगे। वैसे ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये सभी भी 30% स्वेच्छा से, वहाँ कानून का मुद्दा नहीं है क्योंकि उनके सैलरीज के आने अलग अलग कानून है, उसको ऑर्डिनेंस करना ठीक नहीं होता, तो इसलिए उनकी ही स्वेच्छा से, उनके रिक्वेस्ट पर ये किया जा रहा है। और कोविड-19 से लड़ाई में अन्य गणमान्य लोगों के वेतन कटौती को भी मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस का निर्णय लिया जिसके तहत सांसदों की 30% तनख्वाह 1 साल भर के लिए कम होगा। सभी सांसद 30% का एक तरह से कट ले रहे हैं, लेकिन वो कानून में करना पड़ता है। तो कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आज निर्णय हुआ और संसद का सत्र जब होगा तब कानून आएगा, लेकिन इसकी अमल तुरंत शुरू होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस आया है। तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत में कोविड-19 से निपटने में दृढ़ संकल्प, उत्प्रेरण और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे राज्य और जिला प्रशासन से संपर्क बनाए रखें और उनकी समस्याओं का समाधान करें तथा जिला स्तर की छोटी योजनाएं बनाएं। प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रालयों से आग्रह किया कि वे लगातार निगरानी रखें और सुनिश्चित करें कि गरीब कल्याण योजना का लाभ लाभार्थियों तक सुचारू रूप से पहुंच सके। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे आरोग्य सेतु ऐप को ग्रामीण क्षेत्रों और निचले तबकों के बीच लोकप्रिय बनाएं। तो पीएम की मंत्रिपरिषद से बातचीत में तमाम बातें सामने आई। साथ ही उन्होंने किसानों को मंडियों से जोड़ने के लिए ऐप आधारित कैब सेवा की तर्ज पर ट्रक एग्रीगेटर्स जैसे नवीन तरीके के इस्तेमाल की संभावना का पता लगाने पर भी बल दिया। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद प्रत्येक मंत्रालय के लिए 10 प्रमुख निर्णयों और 10 प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्रालयों को कारोबार निरंतरता योजना बनानी चाहिए और उन्हें कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संकट मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और अन्य देशों पर निर्भरता कम करने का अवसर भी है।
प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि निरंतर उपलब्ध कराया गया उनका फीडबैक कोविड-19 से निपटने की रणनीति बनाने में काफी प्रभावी साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार फसल कटाई मौसम में किसानों की हर संभव मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक औषधियों और सुरक्षा उपकरणों के उत्पादन पर लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है। तो तमाम अहम बिंदु यहां निकलकर आए और बेहद अहम निर्देश यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोविड-19 पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि राज्यों के लिए केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना से 1100 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 3000 करोड़ रुपए और भेजे जा रहे हैं, जिससे कि देश के किसी भी राज्य में भोजन सामग्री और कोविड-19 से लड़ने के साजो सामान में कोई कमी ना रहे। एक बड़ी मदद यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है तमाम राज्यों को। और जमीन पर किस तरह के हालात इस वक्त हैं, आइए बात करते हैं ग्राउंड जीरो में। तो देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में जरूरत के सामान की आपूर्ति निर्बाध गति से जारी है। आईटीबीपी के जवान राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन न हो ये सुनिश्चित कर रहे हैं। गुवाहाटी को ईटानगर से जोड़ने वाले हाईवे पर आवश्यक आपूर्ति का परिवहन आईटीबीपी के जवानों द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में गुवाहाटी से रोजमर्रा के सामानों का वहन हो रहा है। वहीं झारखंड से चावल से भरे ट्रक ईटानगर पहुंच रहे हैं। दाल, मीठा तेल, चना मटर, ठीक ठीक सब नेसेसरी आइटम आया हुआ है ना। दादा आप क्या ले जा रहा है? चावल ले जा रहा है। हाँ। कहाँ से लाए? झारखंड से लाए। जी सर। चावल लगातार आता है ना? एकदम आता है, कोई रुकावट नहीं है ना उसका? इधर तो कोई रुकावट नहीं है। तो जरूरी सामान की आपूर्ति आवाजाही निर्बाध जारी है और लॉकडाउन का 100% पालन कराए जाने के उद्देश्य से गाजियाबाद में मेन हाईवे के साथ साथ गलियों के अंदर भी ड्रोन कैमरे की से निगरानी की जा रही है। यदि कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो एसएसपी गाजियाबाद द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराने के आदेश दिए गए हैं। किस तरह से पुलिस ड्रोन के माध्यम से कर रही है निगरानी, जायजा लिया संवाददाता ऋषि कुमार और उर्मिलेश भट्ट ने। लॉकडाउन के पालन करने के लिए अब प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि आज हम हैं गाजियाबाद के थाना खोड़ा में और यहाँ पर क्योंकि बहुत संकरी गलियां हैं और इन संकरी गलियों में पुलिस के लिए कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करना एक चुनौती था और इस चुनौती को पार पाने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने इस तरीके से ड्रोन की सहायता ली है। संदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी इस खोड़े की? खोड़ा में सकरी गलियाँ हैं, सकरी गलियों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। सकरी गलियों में जाना हमेशा संभव नहीं होता है। ड्रोन कैमरे से उनको फ़ोटो और वीडियो लिए जा रहे हैं। फ़ोटो वीडियो लेके चिन्हित करके संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो रही है। लोग जो है लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं, उनको जो है इस ड्रोन से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उन पर जो है उसके बाद सख्ती से जो है कार्रवाई की जा रही है। अपने सहयोगी ऋषि कुमार के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़। तो स्थिति को जो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उनके लिए विस्तृत है। अब आप पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। और कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारतीय रेलवे पूरी तरह से तैयार है। रेलवे ने 5000 पैसेंजर ट्रेन के डब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने का निर्णय लिया है, जिसमें अब तक 2500 डब्बों को तब्दील किया जा चुका है। रेलवे ने आइसोलेशन वार्ड को लेकर क्या तैयारियां की हैं और क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, इसका जायजा लिया संवाददाता अभिषेक सिंह ने। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारतीय रेलवे की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज को मालगाड़ियों के जरिए एक जगह से दूसरे जगह भेजने की हो या फिर मास्क या सैनिटाइजर बनाने में हो, लेकिन रेलवे की जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है रेल बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने की। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से रेलवे जो है वो यहाँ पर काम कर रही है।
जो 5000 बोगियों को रेलवे ने ये निर्णय लिया गया है कि उन्हें जो है आइसोलेशन वार्ड में उन्हें तब्दील किया जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये आप जो मेरे पीछे जो ये बोगी देख रहे हैं, कोविड-19 के नाम से इसे आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। इसके अंदर जो है जो ये यहाँ पर उत्तर रेलवे के अंदर जो इस तरह के आइसोलेशन कोच बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर 5 मरीजों को रखने की क्षमता है। भारतीय रेल ने 5000 कोचेस को आइसोलेशन वार्ड्स में बनाने का निर्णय लिया है। ये 5000 कोचेस देश की विभिन्न जगह पर लगभग 133 स्थानों पर इन कोचेस का निर्माण हो रहा है। ये हमारे एग्जिस्टिंग कोचेस हैं स्लीपर और जनरल क्लास की, जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं आइसोलेशन वार्ड्स में। इसमें 16 बेड्स प्रत्येक कोच में रहेंगे, एक डॉक्टर्स रूम भी रहेगा, सभी तरह के एसेंशियल इक्विपमेंट्स जो किसी भी इमरजेंसी पड़ने पे ज़रूरत पड़ती है वो रहेंगे, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ये किसी एक कोविड-19 हॉस्पिटल से अटैच रहेंगे और वहाँ के डॉक्टर्स की देख-रेख में इन कोचेस का में सारी मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। अभी हमने 2500 कोचेस का निर्माण कर लिया है और लगभग एक हफ्ते के अंदर अन्य जो 2500 कोचेस हैं उनको हम बना लेंगे। उम्मीद है कि आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी कि बहुत कम नोटिस में हम इन कोचेस का निर्माण कर सकते हैं। DD न्यूज़ पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं मेरे साथ, जिसके अंदर मैं आपको इस कोच के अंदर दिखाना चाहूँगा कि इस कोच के अंदर जो है जो यहाँ पर टॉयलेट बनाया गया है, किस तरीके का वॉशरूम होगा यहाँ पर। ये यहाँ पर जो है ये नहाने का जगह बनाया गया है, किस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ बाल्टी रखे गए हैं, मग रखे गए हैं और नहाने की पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है इसके दूसरे तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है जो पुराना टॉयलेट जिस तरीके से होता था वो यहाँ पर टॉयलेट यहाँ पर बनाया गया है। तो बिल्कुल साफ सफाई के साथ साथ जो भी इसमें लोग रहेंगे उनके लिए काफ़ी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा भी जो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि पैरामेडिक्स हैं, उनके लिए यहाँ पर जगह बनाया गया है, उनके लिए भी यहाँ पर जो है जगह बनाया गया है। मेडिसिन के लिए यहाँ पर जगह बनाया गया है, जो नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए यहाँ पर जगह होगी। साथ ही साथ इसके अलावा भी जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जो बोगी है इसमें 5 जो मरीज हैं उनके लिए यहाँ पर उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो एक बड़ी पहल यहाँ पर भारतीय रेलवे की ओर से हमारी लाइफलाइन कहा जाती है और एक बार फिर ये लाइफलाइन साबित हो रही है। और आइए अब देख लेते हैं कि दुनिया भर में कोरोना का क्या हाल है। तो कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने फिलहाल उनका कार्यभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम बताया है। साथ ही कहा है कि इमरजेंसी जैसे हालात नहीं हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को 5 अप्रैल को कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आईसीयू में इस वक्त हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। संक्रमण से लड़ रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ढांढस बधाते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, डटे रहिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उम्मीद है कि आप जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आ जाएंगे। और यूरोप में कोरोना वायरस महामारी के चलते अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से ज्यादातर मौत इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में हुई है। और इस महाद्वीप में संक्रमण के कुल 6,75,580 मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक प्रभावित इटली में कोरोना वायरस से 15,877 और स्पेन में 13,055 लोगों की जान जा चुकी है। कोविड-19 महामारी से फ्रांस में 8,078 और ब्रिटेन में 4,934 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ताजा आंकड़ों में पूरे अमेरिका में कोरोना वायरस के अब तक 3,50,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस से पूरी तरह से प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका सबसे ऊपर है, जिसमें न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा लॉस एंजलिस और मियामी जैसी जगहों में भी कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।
जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित है। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद को देखते हुए लॉकडाउन को 29 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने सोमवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मरीजों की अस्पतालों में भर्ती में कमी आई है। हालांकि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में पिछले 24 घंटे में 7% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। न्यूयॉर्क शहर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1,30,000 के ऊपर चली गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 4,758 हो गई है। तो यकीनन ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं और इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हम बहुत ही स्ट्रिक्टली से जो प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें। कोरोना नाम की इस मानवीय त्रासदी के वक्त में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत की नई मिसाल पेश कर रहे हैं। आइए उनको देखते हैं। यहाँ इस बीच भी कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं, अच्छी पहल सामने आ रही है, जिसमें रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध निर्माण बोर्ड कोविड-19 महामारी की जांच करने के लिए कम लागत वाले टेंट के रूप में प्रभावी आइसोलेशन यूनिट का निर्माण करने के लिए तैयार है। हमारे संवाददाता रुद्रनाथ सान्याल की रिपोर्ट के मुताबिक इन टेंटों का निर्माण कानपुर में किया जा रहा है। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण की सुविधा से लैस ये टेंट 9.55 वर्ग मीटर के हैं, जिसमें 2 मरीज रह सकते हैं। इनकी कीमत सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेंट से 30% कम है। इन टेंटों का उपयोग मेडिकल स्क्रीनिंग और आपात स्थिति के लिए भी किया जा सकता है। और सुन्नी धर्मगुरु रशीद फिरंगी महली ने लोगों से डॉक्टरों और सरकार की सलाह पर अमल करने की अपील की है। इस्लामिक सेंटर की ओर से जारी संदेश में सुन्नी धर्मगुरु ने लोगों से अपील की है कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग डॉक्टरों और सरकार की सलाह पर अमल करें। उन्होंने शब बारात के दौरान लोगों से अपने घरों में रहकर ही इबादत करने की अपील की है। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत और डॉक्टर्स के जो मशवरे हैं उस पर हर्फ बहर्फ अमल किया जाए। नंबर 2, सब लोग अपने घरों के अंदर ही रहें। नंबर 3, खांसी आने पर मुंह पर रुमाल ज़रूर रख लें। नंबर 4, नज़ला बुखार होने पर डॉक्टर से अपनी जांच ज़रूर कराएं। नंबर 5, दिन में कई बार हाथ साबुन से ज़रूर धोएं। नंबर 6, सफाई का खुसूसी ध्यान रखा जाए। नंबर 7, नमाज घर पर ही अदा करें और बीमारी के खात्मे के लिए दुआ ज़रूर करें। नंबर 8, शब बारात पर भी घर में ही इबादत करें और कब्रिस्तान हरगिज़ ना जाएं। एक अहम अपील यहां पर सामने आई है धर्मगुरु की ओर से। और कोरोना के खतरे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से वित्तीय मदद देने की अपील की थी। इसके लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया है। इसके बाद देश के लिए दान देने वालों की होड़ मच गई है, मगर कुछ शातिर लोग इस मौके का भी फायदा उठाना चाहते हैं। साइबर ठगों ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड के नाम पर कई फर्जी यूपीआई आईडी बनाई हैं। इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सही यूपीआई आईडी की जानकारी देते हुए कहा है कि पीएम केयर्स फंड का सही यूपीआई आईडी केवल pmcares@SBI ही है। सभी से अनुरोध है कि इस यूपीआई आईडी से मिलती जुलती दूसरी किसी यूपीआई आईडी में दान करने से बचें। केवल सरकार के सही खाते में ही अपनी राशि दान करें। इसके साथ ही इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए लोगों को pmindia.gov.in वेबसाइट पर जाने की भी सलाह दी गई है। जो यहाँ प्रधानमंत्री की वेबसाइट है, उनकी अपनी ऐप है, उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। और सही यूपीआई आईडी है pmcares@SBI। इसको नोट कर लें और सिर्फ इसी पर ही अपना दान दें। और व्हाट्सएप पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी ग्रुप पर कोरोना वायरस को लेकर कोई मजाक गलती से भी शेयर किया गया तो इसको लेकर ग्रुप एडमिन के और ग्रुप के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी ने इस मैसेज को फेक बताकर खारिज कर दिया है। पीआईबी ने कहा है कि मैसेज महज एक अफवाह है और सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। तो एक अफवाह है, लेकिन आपको खुद को यह ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह की अफवाह और गलत जानकारी को आगे ना बढ़ाएं।
और इंटरनेट पर यह भी अफवाह चल रही है कि ब्राजील में भारत के दूतावास की मदद से ब्राजील में फंसे भारतीयों की जानकारी ली जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने सोशल मीडिया में चल रहे इस दावे को भी गलत बताया है। तो तमाम तरह की जानकारियां इस वक्त आप सभी के सामने हैं, डोमेन में हैं। जी हां, ऐसा महत्वपूर्ण समय में ये आवश्यक है कि हम इंटरनेट या सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी अफवाह से दूर रहें। अफवाहों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने लोगों से केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लेने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने बताया है कि फेक न्यूज को फैलाना कानूनन दंडनीय है, इसलिए अगर लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की फर्जी खबर को लेकर आते हैं तो उन्हें इसकी सूचना www.cybercrime.gov.in पर देनी चाहिए। तो आप किसी भी फर्जी खबर की या अफवाह की शिकायत भी कर सकते हैं। सतर्क रहें, सजग रहें। और कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया इस वक्त लगी हुई है। ऐसे में जरूरी है कि हम धैर्यपूर्वक परिणाम मिलने तक निर्देशों का पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण से लड़ा जा सके। इसी धैर्य को मजबूत करने और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कोरोना के साथ देश की इस लड़ाई में जीत की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री ने वीडियो के साथ अपने ट्वीट में लिखा है, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। जय 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 हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा 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 इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। यकीनन एक नई जोश का संचार यहां पर हो गया। जी हां, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। इंडिया विल फाइट, इंडिया विल विन। और इसीलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तमाम सावधानियों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाएं और इमोशनल डिस्टेंसिंग को कम करें। यही वक्त है अपने अंदर झांकने का और खुद को मजबूत बनाने का। नमस्कार।